हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में भी हम अपने प्रीवियस जो हमारा चैप्टर था उसी को कंटिन्यू रखेंगे। जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था वो हमने लिया था क्लास 7, सब्जेक्ट था सोशल साइंस, पार्ट हिस्ट्री, और इसमें हमारा जो चैप्टर नंबर था वो था चैप्टर नंबर 3, द दिल्ली सुल्तान। यहाँ हमने पढ़ा था दिल्ली सुल्तान के बारे में, फिर हमने पढ़ा था फाइंडिंग अबाउट द दिल्ली सुल्तान। कुछ पॉइंट्स हमने पढ़े थे, रूल ऑफ द दिल्ली, फिर हमने पढ़ा था फ्रॉम गैरिसन टू एम्पायर, और लास्ट में हमने पढ़ा था द मस्जिद। आज का जो हमारा पॉइंट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एक क्लोजर लुक एंड कंसोलिडेशन अंडर द खलजी एंड तुगलक। एक क्लोजर हम व्यू डालेंगे, देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन जो अंडर किसके, खलजी और तुगलक के दौरान था, इंतज़ामिया वो किस तरह का था। द कंसोलिडेशन ऑफ ए किंगडम एज वास्ट एज द दिल्ली सुल्तान सल्तनत needed reliable governor and administration rather than appointing aristocrats and landed chieftains as governor. The early Delhi Sultan, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased for military service called bandagan in Persian. दिल्ली सल्तनत जैसे एक विशाल, एक बड़े साम्राज्य के विस्तार के लिए किनकी जरूरत थी? जो विश्वसनीय गवर्नर थे या चीफटेन्स की, प्रशासकों की ज़रूरत थी। द अर्ली जो दिल्ली के आरंभिक सुल्तान थे, दिल्ली के शुरुआती के सुल्तान थे जैसे कि इल्तुतमिश, उसने क्या किया, जमींदारों के स्थान पर जमींदारों के स्थान पर उसने अपने स्लेव्स को क्या किया, अपने विशेष गुलामों को सूबेदार के पद पर नियुक्त किया। यानी कि उसने क्या किया, जमींदारों को छोड़ दिया, बड़े बड़े लोगों को छोड़ दिया, और स्लेव्स को जो उसके नौकर थे उनको बड़े बड़े ओहदों पर बिठा दिया। और उन ओहदों को उस वक्त क्या कहते थे, बंदागन कहते थे इन पर्शियन भाषा में। दे वर केयरफुली ट्रेंड टू मैन some of the most important political officers in the kingdom, since they were totally dependent upon their master. The sultan could trust and rely upon them. उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे कि उन्हें राज्य के कुछ इम्पॉर्टेंट पदों पर, राजनीतिक पदों पर क्या किया जाता था, काम करने की बड़ी सावधानी से उनको क्या दी जाती थी, ट्रेनिंग दी जाती थी। वे चूँकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, ये जो बंदागण थे पूरी तरह किस पर डिपेंड होते थे, अपने मालिक पर होते थे। इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। जो सुल्तान थे वो भी उन पर विश्वास कर सकते थे। खलजी एंड तुगलक कंटिन्यू टू यूज बंदागन एंड आल्सो रेज्ड पीपल ऑफ हम्बल बर्थ। खलजी और तुगलक शासक जो थे, ये जो दोनों रूलर थे, इन्होंने बंदागन का इस्तेमाल करते रहे। वो जो बंदगन थे उनका इस्तेमाल करते रहे, और साथ ही अपने पर आश्रित, यानी कि उन पर डिपेंड जो निम्न वर्ग के, छोटे वर्ग के लोगों थे उनको राजनीतिक पदों पर वो बिठाते रहे। यानी कहने का मतलब था कि उन्होंने बड़े बड़े जो जमींदार थे या जो चीफटेन थे उनको बड़े बड़े ओहदों पर नहीं बिठाया, बल्कि उन्होंने अपने गुलामों को बिठाया। इसी तरह उन्होंने छोटे वर्ग के, निम्न वर्ग के लोगों थे उनको पॉलिटिकल पोजीशन देते रहे। दे वर अपॉइंटेड एज जनरल एंड गवर्नर, उनको वो जनरल बनाते रहे, गवर्नर बनाते रहे। हाउएवर दिस आल्सो इंट्रोड्यूस्ड एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। लेकिन इससे क्या हो गया, इससे क्या पैदा होने लगी, पॉलिटिकल में इंस्टेबिलिटी पैदा होने लगी थी। न्यू सुल्तान स्लेव्स एंड क्लाइंट वर लॉयल टू देयर मास्टर एंड पेट। अब ये जो स्लेव्स और क्लाइंट थे, ये जो बंदगा ये अपने मास्टर के तो प्रति क्या थे, लॉयल थे, वफादार थे। लेकिन उनके जो उत्तराधिकारी थे, उनके आने वाले जो राजा थे, उनके ये वफादार नहीं थे, उनके प्रति ये लॉयल नहीं थे। न्यू सुल्तान हैड देयर ओन सर्वेंट। और जो न्यू सर्वेंट थे, यानी कि जो न्यू सुल्तान आते
तो वो क्या होते थे, उनके अपने राजा होते थे। एक राजा के बाद जो दूसरा राजा उनके अपने नौकर सेवक होते थे। एज ए रिजल्ट द असेशन ऑफ न्यू monarchs often saw conflict between the old and the new nobility। अब इन दोनों रिजल्ट क्या सामने आया कि इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट झगड़े का कारण बन गया, ओल्ड वालों के बीच और न्यू वालों के बीच। ओल्ड जो तुगलक ने, मैंने कहा कि जो पहले राजा तुगलक और खलजी के दौरान जो हो गए, उन्होंने क्या किया, अपनी मर्जी से अपने स्लेव्स को हाई पोस्ट पर बिठा दिया। अब जो उनके उत्तराधिकारी आए, उनके उनके जो सैनिक थे, जो उनके जो सर्वेंट थे, उनके और उनके बीच ठन गई, यानी कि झगड़े का कारण बन गया, क्योंकि ये जो स्लेव्स थे वे अपने ही राजा को मानते थे। द पैट्रेज ऑफ दीज हम्बल पीपल बाय द दिल्ली सुल्तान आल्सो शॉक्ड मैनी एलियर्स एंड ऑथर्स ऑफ पर्शियन तबारिक क्रिटिसाइज द दिल्ली सुल्तान फॉर अपॉइंटिंग लो एंड बेस बर्न टू हाई ऑफिसर। अब ये जो सुल्तान थे, जिन्होंने छोटे वर्गों को, निम्न वर्गों के लोगों को बड़ी बड़ी पोस्टें दी, इससे क्या हुआ, जो बड़ी अपने आप को बड़े वर्ग के, उच्च वर्ग के लोग थे, जो उनको गहरा धक्का लगा। और फारसी तारीख के लेखकों ने लिखा है, उन्होंने कहा कि निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की क्या की थी, उन्होंने आलोचना की थी। उन्होंने अपनी इस तारीख में लिखा था कि जो उच्च वर्ग के लोग थे, उन्होंने क्या किया था, और न्यू राजा की आलोचना की थी कि इसने छोटी कास्ट के लोगों को क्या रखा है, बड़े बड़े ओहदों पर बिठाया है। स्लेव्स रेदर देन सन्स, सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, स्लेव्स रेदर देन सन, बेटे से बढ़कर गुलाम। स्लेव्स रेदर देन सन मीन बेटे से बढ़कर गुलाम। द सुल्तान एडवाइज्ड स्लेव हु one has brought up and promoted must be looked after and it needs to be whole lifetime and good luck to find a worthy and experienced slave. A wise man should a worthy and experienced slave is better than a son। जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी योग्य तथा अनुभवी गुलाम मिलता है। इसमें कहा जाता है, गुलाम के प्रति उन्होंने कहा है कि अगर तकदीर अच्छी होगी तो हमें एक योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से बढ़कर होता है। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो वाइज मैन कहते हैं, बुद्धिमान लोग कहते हैं कि जो अनुभवी और योग्य गुलाम है, सेवक है, वो बेटे से बढ़कर होता है। ऑफिशियल ऑफ द मोहम्मद तुगलक। अब अगर हम मोहम्मद तुगलक के ऑफिशियल देखेंगे, इसमें बताया गया है कि मोहम्मद तुगलक के जो ऑफिस, खलजी और मोहम्मद तुगलक के ऑफिशियल देखो। सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज कुमार ए बाइंड डिस्ट्रेटल, फिरोज हजाम ए बारबर, मनका तबाका ए कुक एंड टू गार्डन लोडा एंड पीरा टू हाई एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट जदुन बन। ये मिड 14th century chronicle reported the appointment as a sign of the sultan loss of political judgment and incapability to rule। कहता है कि जो सुल्तान मोहम्मद तुगलक थे, उनके जो ऑफिशियल थे, जो ऑफिसर उन्होंने अपॉइंट किए, वो कौन थे, उसने एक शराब बेचने वाले को ऊंचे ओहदे पर बिठा दिया, एक नाई को बिठा दिया, दूसरा एक कुक को बिठा दिया, और 2 मालियों को बिठा दिया बड़े बड़े ओहदों पर। तो एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट उनको दे दी गई। तो इसको देखते हुए जो जैनुद्दीन बर्नी एक इतिहासकार था, एक हिस्टोरियन था, उसने लिखा था कि ये किसका साइन है, ये किसके निशान है, ये किसकी, इससे पता चल रहा है कि जो राजा है उसने अपनी पॉलिटिकल जजमेंट बिल्कुल खो दी है और उसमें हुकूमत करने की इनकैपेबिलिटी है। लाइक द अदर early sultan, the Khalji and Tughlaq monarchs appointed military commander as governor और टेरिटरीज ऑफ वेरीसाई। ये कहता है इसी तरह जैसे कि अली सुल्तान थे, खलजी और तुगलक ने भी मिलिट्री कमांडर है, गवर्नर एज द टेरिटरी ऑफ वेरीसाइजेस। दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्टा एंड देयर होल्डर वर कॉल्ड इक्तदार एंड मुक्ति। पहले वाले सुल्तानों की तरह ही खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों और विभिन्न विभिन्न आकार के इलाकों के सूबेदारों के रूप में नियुक्त किया था। उन्होंने भी भिन्न भिन्न आकार के इलाके जो थे के सूबेदारों के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्टा कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले लोग इक्तदार कहलाते थे, जहाँ उनको मुक्ति कहा जाता था।
The duty of the Mukti was to lead military campaign and maintain law and order in the Acta. In exchange for their military service, the Mukti collected the revenue and the assignment as the salary. They also paid their soldiers from these revenue. Control over Mukti was most effective if their office was not inhabitable and if they were assigned extra for a short period of time before being shifting. अब ये जो मुक्ति थे इनका काम क्या था? मुक्ति का फ़र्ज़ था सैनिक अभियान चलाना और अपने इक्टों में कानून व्यवस्था को लॉ एंड रूल को बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले में वो क्या करते थे? सैनिक सेवाओं के बदले में वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से टैक्स वसूली किया करते थे। अब रेवेन्यू के रूप में मिली रकम से ही वो अपने क्या करते थे? सैनिकों की तनख्वाह भी देते थे। मुक्ति लोगों को काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका था। अब ये जो मुक्ति पीपल थे इनको लोगों को काबू रखने का सबसे बढ़िया तरीका इनका ये था कि उनका पद वंश प्रामद के से ना चले और कोई उन्हें भी इतना थोड़े थोड़े समय के लिए देते थे। कहने का मतलब है कि कंट्रोल वाज मोस्ट इफेक्टिव इन द ऑफिस बाय कि वो वंश परामर्श के मुताबिक यानी कि पीढ़ियों के मुताबिक वो रोज़गार नहीं देते थे। एंड इफ दे वर असाइंड पीरियड और जो मुक्ति का जो काम देते थे पीरियड ऑफ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम देते थे। दीज हार्श कंडीशन ऑफ सर्विस वर रिगन ड्यूरिंग द रेन ऑफ। अब ये जो हार्श कंडीशन ऑफ सर्विस थी नौकरी की जो हार्श कंडीशन थी ये किसके रूल में ज़्यादा थी? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। अकाउंटेंट वर अपॉइंटेड टू स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्ति। अब अकाउंटेंट को भी अपॉइंट किया गया कि मुक्ति जो रेवेन्यू अलग इकट्ठा करते हैं वो किस तरह करते हैं। केयर वाज टेकन द मुक्ति कलेक्टर ओनली द टैक्सेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट एंड दैट ही केप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ। अब मुक्ति जो टैक्स इकट्ठा करते थे रेवेन्यू इकट्ठा करते थे इस बात के लिए उन्होंने अकाउंटेंट अपॉइंट किए जो उन पर नज़र रखते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। कहने का मतलब है कि मुक्ति वही टैक्स वसूल करते थे जो स्टेट ने क्या किया है? डिसाइड किया है। उससे आगे वो नहीं डिसाइड कर सकते थे और उसी के मुताबिक वो कि तय संख्या के अनुसार यानी कि उतनी ही संख्या में वो क्या रख सकते थे? सैनिक रख सकते थे, सोल्जर रख सकते थे। तो डी स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।